नमस्ते, वंदे मातरम दोस्तों। मैं तुनीर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए शो में जिसका नाम है विजन टू इंस्पायर विद तुनीर। विजनरी स्टूडियोज प्रेजेंट्स विजन टू इंस्पायर विद तुनीर, पावर्ड बाय क्रिएटिव त्रिकुट, गिफ्टिंग पार्टनर माईगीर A2 मिल्क एंड शुद्धम वुड प्रेस्ड ऑयल, टेक्नोलॉजी पार्टनर अभी रिपेयर, कैंपेन पार्टनर सातपुड़ा इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, विजन टू इंस्पायर विद तुनीर इस शो की शुरुआत क्यों की, ये सवाल आप सबके मन में आया होगा और इस शो का नाम ऐसा क्यों है। तो बेसिकली विजन टू इंस्पायर यानी ऐसा विजन, ऐसी दूरदृष्टि जो हमें कुछ सिखा सके, हमें कुछ इंस्पायर कर सके अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने का, अपनी लाइफ में कुछ बनने का। इस वजह से या इस इंटेंशन से हमने इस शो की शुरुआत की। अब इस शो में बेसिकली इस टॉक शो में हम किसी स्पेसिफिक फील्ड के सेलिब्रिटीज या फिर सिर्फ स्पेसिफिक फील्ड के नॉलेजेबल पर्सन्स को नहीं बुलाने वाले, बल्कि हर फील्ड, हर सेगमेंट, हर सेक्टर के एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स, सेलेब्स या फिर ऐसे अचीवर जिन्होंने अपने अपने फील्ड में, अपने अपने सेक्टर में कुछ नया मुकाम हासिल किया या अपनी जर्नी में ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट किया या उनके नज़रिए से समाज को ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन मिला जिससे हमें सीखना चाहिए या जिससे हम इंस्पायर हो सके। तो इस शो के पहले एपिसोड की शुरुआत हम ऐसे खास शख्सियत से करने वाले हैं जो शख्सियत अपने फील्ड में लेजेंड की तरह काम करती है। हालांकि वो शख्सियत अपने आप को लेजेंड नहीं मानती, तो मेरे हिसाब से उस शख्स ने जो काम किया है और उस शख्स की जो प्रतिभा है वो किसी लेजेंड से कम नहीं। तो ऐसे लेजेंडरी माइस्ट्रो, कथक गुरु श्री नरेंद्र कृष्ण गंगानी जी आज के हमारे गेस्ट हैं। गुरु जी के बारे में शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज उनकी काम की और प्रतिभा की लिस्ट इतनी लंबी है कि वो थोड़ी देर में समझाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो बेसिकली श्री नरेंद्र कृष्ण गंगानी जी ये 5 साल की उम्र में ही कथक के लिए अपने पिता श्री प्रकाश कृष्ण गंगानी जी से दीक्षित हुए। ये उनकी 5वीं पीढ़ी कथक के लिए समर्पित है और कथक को अपने जी जान से प्यार करती है और जी जान से परफॉर्म करती है। सो गुरुजी काफ़ी टैलेंटेड एंड क्वालिफाइड टीचर है ऑफ कथक, तबला, पखावज एंड क्लासिकल म्यूजिक के। ही होल्ड्स द डिग्री ऑफ सीनियर डिप्लोमा इन कथक फ्रॉम अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय एंड संगीत विशारद पूर्ण फ्रॉम प्राचीन कला केंद्र। और इतनी सारी नॉलेज हासिल करने के बाद भी उनकी जर्नी यहाँ तक रुकी नहीं है या फिर यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने कोरियोग्राफी के क्षेत्र में, इवेंट्स के क्षेत्र में, परफॉर्मेंस के क्षेत्र में भी काफ़ी बढ़िया काम किया है। काफ़ी सारे बैलेज उन्होंने कोरियोग्राफ किए, परफॉर्म किए, काफ़ी बेहतरीन डांस परफॉर्मेंसेस से ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सो ऐसे लेजेंडरी माइस्ट्रो, कथक गुरु श्री नरेंद्र कृष्ण गंगानी जी और सब स्टूडेंट्स के बेसिकली चहीते टीचर आज हमारे साथ बात करेंगे और आई एम ग्लैड कि हमारा शो उनकी विजन के साथ और उनके नॉलेज के साथ शुरू हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉक शो। स्वागत करते हैं ऐसे हमारे सबके बहुत सारे स्टूडेंट्स के चहीते कथक गुरु लेजेंडरी नरेंद्र कृष्ण गंगानी जी का। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार तुनीर जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, नमस्कार। एंड थैंक यू वेरी मच कि हमारे इस इनविटेशन को स्वीकार करने के लिए और इस शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस लायक आप लोगों ने समझा, आपकी टीम ने पूरे ने, और आपने समझा, इसका मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। सो गुरुजी, हम स्टार्ट कर देते आज का ये हमारा शो। तो ये हमारा शो जो है बेसिकली विजन टू इंस्पायर। तो हम इस शो में अलग अलग हस्तियों को, अलग अलग फील्ड्स के, सेक्टर्स के लोगों को, उसके प्रोफेशनल्स को, एक्सपर्ट्स को इस शो में लाके उनकी लाइफ की चीज़ें, उनके पर्सपेक्टिव्स और उनकी व्यू पॉइंट्स। क्या स्ट्रगल तो सबको पता है या स्ट्रगल सबने देखा है, लेकिन जो पर्सपेक्टिव है जिंदगी को देखने का और समझने का,
हर इंसान का अलग होता है और हम चाहते हैं वो विजन हम लोगों के सामने लाए और उससे लोग इंस्पायर हो। ये हमारे शो का मोटिव है। बहुत ही अच्छी सीख दे रहे हैं आप। वैसे तो देखिए सभी लोग आजकल मोटिवेशनल चीज़ें बना रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने अभी शुरू किया है वो एक ऐसी धरोधर को लेकर चलेगा कि आपने अलग अलग फील्ड के लोगों का इंटरव्यू लेने वाले हैं आप, और मेरा आशीर्वाद इस चैनल को हमेशा रहेगा क्योंकि आपका मेरा लगाव आज से नहीं कई सालों से है। तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ आपने शुरू की है ये वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है और लोगों को बहुत कुछ इससे ज्ञान प्राप्त होने वाला है, क्योंकि जो विभूतियाँ इसमें आने वाली है मुझे पता है कि आपने बीड़ा उठाया है तो कुछ अच्छा ही होगा। गोना बी गुड। आपका आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल बिल्कुल सब बढ़िया होगा। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और डायरेक्टली हमारे पहले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेगमेंट है सफरनामा। वाह। तो गुरुजी मेरा पहला सवाल सफरनामा का आपसे यह है कि आपका चाइल्डहुड स्पेशली डांसिंग के मामले में, और जब आप डांसर होते हो आपकी फैमिली ही पूरी डांस संगीतमय फैमिली में आपका जन्म होता है, तो डांस और स्कूलिंग इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत सारे, मुझे यकीन है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये जानना होगा कि गुरुजी स्कूल और डांस दोनों संभालते कैसे थे। जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल ही आपने सिक्सर मार दिया है। देखिए स्कूलिंग और बचपन जो हमारा डांस का है, पहली चीज़ तो हमने हमारे पिताजी से सीखा, गुरु श्री प्रकाश कृष्णा गंगानी जी से। उन्होंने उनके पिताजी से सीखा, उन्होंने उनके पिताजी, तो ये मेरी जो बेटी है महक गंगानी वो 5वीं जनरेशन है इसमें। तो हमारी जो लाइफ है, हम जब माँ के पेट से पैदा होते हैं तो घुंघरू की आवाज़, तबले की आवाज़, हारमोनियम की आवाज़, मतलब संगीत ही चारों तरफ हमारे कानों में गया है। और उसके बाद में जब पैदा हुए तो चारों तरफ यही माहौल हमने देखा। हमारी जो माता है, मेरी जो माँ है वो बहुत अच्छा गाती हैं, मेरे पिताजी बहुत अच्छा डांस करते हैं, तबला बजाते हैं, तो हमने पूरा माहौल उसी में जीवन व्यतीत किया है। और जहाँ तक बात आती है कि मेरी जनरेशन की बात करूँगा कि जब हमारे जनरेशन में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैं मेरी ही बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की नहीं, क्योंकि अब जाके जनरेशन चेंज हो रही है। आज जो मेरी जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमने जब पढ़ाई है वो हमने सेकेंडरी रखी। हमारा रियाज, हमारा संगीत हमने पहले कदम पे रखा कि पहले हमको ये करना है, फिर दुनिया करनी है, फिर दुनिया को देखना है। और बचपन खेलते हुए भी डांस करना है, खेलते हुए ही बातें करनी है, खेलते हुए ही रियाज करना है। अगर हम लोग चल भी रहे हैं तो भी तत्कार में चलते हैं कि ता थई तथई थई तत आ थई। तो चलना जब इसमें है तो जीवन सारा कुछ इसी में है। तो बचपन इसी में बीता और पढ़ाई लिखाई भी की। ऐसा नहीं कि हमने पढ़े लिखे नहीं, बट पढ़ाई लिखाई उतनी ही की जितनी मेरे अनुसार ज़रूरत थी, तो उतना ही हम, मतलब स्ट्रेस नहीं लिया काफ़ी ज़्यादा। 100% नहीं, क्योंकि स्ट्रेस, संगीत में जो स्ट्रेस लेकर काम होता है वो संगीत हो ही नहीं सकता। अगर आपने स्ट्रेस लिया और आपने, संगीत एक रिलीज होने की चीज़ है। आज दुनिया में इतनी बाधाएं हैं, इतनी टेंशनें हैं। आज मेरे पास दुनिया में कितने ऐसे लोग आते हैं जो गुरुजी प्लीज़ हमें संभाल लीजिए आप। तो संभालते कैसे कि भाई चलो सीखो, चलो डांस करो। तो डांस करने से पूरी एक तो बॉडी एक्सरसाइज हो जाती है, दिमाग खुल जाता है, दिमाग की जो गंदगी है वो सारी बाहर, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया, सब बंद हो जाता है। तो हमने हमारा जीवन वैसे ही व्यतीत किया। हमने हमारे पिताजी के, हम पूरे जीवन में हम वो घोड़े के आगे ऐसे वो रहता है ना, वैसे हम लगा के पिताजी को ही सिर्फ देखते हैं कि भाई हाँ हमारे गुरुजी क्या कर रहे हैं, अब ऐसा कर रहे हैं, अच्छा इसको ट्राई करो, अब ऐसा कर रहे हैं तो हम इसको ट्राई करो। तो वो बचपन उसी में। और बचपन में पिताजी ने कभी हमको ऐसे मतलब एकांक में बिठाकर कभी ऐसे सिखाया नहीं, स्पेशल कुछ हमको मिला नहीं। हमको पिताजी ने ऐसे सिखाया कि भाई आ जाओ, चलो बैठो, सब साथ में बैठे हैं, भैया बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, बहन बैठी हैं, सब बैठ के साथ में सीख रहे हैं साथ में। तो स्पेशल अटेंशन जैसा हमारे घर में कुछ भी नहीं, क्योंकि जन्म ही इसी में हो रहा है ना, तो काम ही इसी में चल रहा है। तो वो चलते चलते पिताजी ने ऐसा ज्ञान दे दिया। फिर माता का, मेरे गाने में, मेरे ननिहाल में गाना है, तो मैंने उनसे, मेरी माँ से मैंने शिक्षा ली गाने की।
तो वो जीवन भर उसी में गुत्थम गुत्था चलती रही कि ये करो आज वो करो, तो पढ़ाई वो दूसरे पहलू पे आ गई। तो इसलिए जितनी ज़रूरत थी उतनी पढ़ाई की। तो स्कूल में आप शरारती थे या फिर बहुत ऐसे सिर्फ स्कूल जाना? नहीं, इतना तो सिंपल हो ही नहीं सकते। तो शरारती थे। देखिए क्या होता है, हमारे कथा कहे सो कथक। सो ईश्वर ने हमको इतनी सारी कथाएं दी है, शिव पार्वती है, राधा कृष्ण है, जिसमें राधा कृष्ण बहुत मायने रखता है। तो कृष्ण क्या थे? नटखट थे, मस्ती करते थे। तो वैसे ही हमने उनकी लीलाएं वैसी तो नहीं की, पर हमने कुछ लीलाएं ऐसी भी कर दी कि थोड़ा बहुत मस्ती नहीं हो तो वो भाव आएगा नहीं ना कहीं अगर नटखटपना नहीं होगा तो वो नटखटपन हम दिखा नहीं सकते, कहीं ना करुणा नहीं होगा तो करुणा नहीं दिखा सकते। तो हर भाव को करने के लिए, और बचपन में जैसा बचपन होता है वैसे ही बचपन था। इट्स नॉट वेरी स्पेशल, हमारे घर में स्पेशल जैसा कुछ भी नहीं था। तो मेरा अगला सवाल इसी रिलेटेड थोड़ा सा है कि आप फॉर्चुनेटली ऐसे परिवार में पैदा हुए जो संगीत की ही पूजा करती है, उपासना करती है। तो एक कथक की उपासना करने वाले घर में पैदा होना, उस फैमिली का बच्चा और एक नॉन कथक फैमिली का बच्चा, इसमें मेजर डिफरेंस होते हैं, राइट? तो उस डिफरेंसेस से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। आजकल पहले से ऐसा कहा जाता है कि भाई जब हम डांस करते हैं ना तो हमें कहा जाता है कि अरे आपके तो ब्लड में है, आपने तो सीखा है, आपके तो पैदा इसमें हुए हैं इसमें। पर ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर मैंने आपको कहा जैसे कि ये ज़रूर होता है कि हम जैसे पैदा हुए वैसे ही हमारे कानों में संगीत गया है, बाकी लोगों में नहीं जाता, हमारे कानों में वो गया है, उसका फ़ायदा 100% हुआ है। बट हमने उसको सुना है, उसको लिया है और रियाज ग्रहण किया है। हाँ, ग्रहण करके उसका रियाज किया। तो हर जो व्यक्ति है आज की तारीख में, आज टेक्निकली दुनिया इतनी अच्छी और इतना आगे बढ़ रही है, मुझे बड़ा आनंद होता है कि इतना सारा टेक्निकली लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप इस कल्चर को लेकर इतना कुछ कर सकते हैं, इस कथक को लेकर इतना कुछ है हमारे जीवन में, हमारी भारत संस्कृति में कि आप इतना कुछ कर सकते हैं। और जो लोग कर भी रहे हैं मेरे ख्याल से, तो वो कहीं ना कहीं जो ब्लड वाली बात आ जाती है कि भाई आप रियाज के बगैर दुनिया में कभी कुछ नहीं होता, शॉर्टकट्स नहीं होते कुछ भी। उससे सिर्फ एक थोड़ी मदद होगी। मदद ये होगी कि आपके पिताजी हैं, हाँ, भाई घर में हैं, आप 24 घंटे उसमें रह रहे हैं, एक 100% उसका फ़ायदा होता है कि हाँ एक 24 घंटे हम रह रहे हैं। बट वो 24 घंटे में हम 24 घंटे उसका रियाज करते हैं। रियाज का हमारे लिए कोई समय नहीं होता था। कभी रात को 8 बजे खड़े हो जाते थे, कभी सुबह 3 बजे खड़े हो गए, कभी 12 बजे शुरू हो गए। जब पिताजी ने बोल दिया या जब हमारी नानी ने बोल दिया, नानी ने मुझे पकड़ पकड़ के रियाज करवाया, तो जब नानी ने पकड़ा, बाल पकड़ा के चलो रियाज करो, तो घुंघरू बांध लिए और रियाज अंधाधुंध किया है, मतलब जिसका कोई लिमिटेशन नहीं भी। हम कभी घड़ी देखकर रियाज नहीं करते थे, तो वो अनंत चलता रहा, तो वो चलते चलते वैसे ही होता है। ओके। और मेरा अगला सवाल ये है कि सब जानते हैं आपके बारे में कि आप डांसर तो बहुत अच्छे हो, कोरियोग्राफर हो, लेकिन साथ साथ आप बहुत अच्छा तबला बजाते हो, बहुत अच्छा पखावज बजाते हो। तो आपने इन इंस्ट्रूमेंट्स में भी महारत कैसे हासिल की? क्योंकि डांस करना जी खुद में ही बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। बहुत मेहनत, तो वो आज भी चल रही है। तो उसके साथ साथ इनमें कैसे आप एक्सपर्ट्स बन गए? देखिए, एक्सपर्ट तो मैं किसी में भी नहीं बना अभी तक, ना नृत्य में, ना बजाने में, ना गाने में, किसी चीज़ में नहीं हूँ। एक्सपर्ट तो आप मुझे बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है। बाकी हमारी ऐसी अभी क्षमता नहीं हुई कि हम एक्सपर्ट कहला सकें। आपने मेरे इंटरव्यू में अभी कहा लेजेंडरी आर्टिस्ट, और भी बहुत बड़े बड़े लोग हमसे ज़्यादा मेहनत किए हुए लोग हैं जिन्होंने कार्य बहुत अच्छे किए। हमारी तो कुछ भी बात नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कि हाँ शिक्षा मैं दे रहा हूँ, उस लाइन पे चल रहा हूँ कि हमारे पिताजी ने जो हमको सिखाया उस धरोधर को लेकर चल रहा हूँ। बात आती है कि जैसे तबला, पखावज, हारमोनियम या गाना, तो मैंने जैसे आपको कहा ना कि मेरे घर में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं पहला ऐसा बच्चा हूँ जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि मेरे ददेहाल में, मतलब मेरे जो दादाजी का साइड है वो डांस और तबले में था, और इस तरफ जो मेरा ननिहाल है वो मेरे सुपर डुपर बड़े बड़े कलाकार हुए हैं
पंडित मदन प्रकाश जी जो बहुत बड़े सिंगर हुए हैं, बहुत बड़े हारमोनियम प्लेयर, कंपोज़र हैं, तो उनका कहीं ना कहीं क्षण हमको मिला, मम्मी का आशीर्वाद मिला, तो मैंने उसका रियाज़ किया। और तबला मैंने मेरे जीवन में बहुत बजाया है, पखावज मैंने बहुत बजाई है, पखावज का भी रियाज़ बहुत किया। तो कहीं ना कहीं ये कथक में आपको बहुत हेल्प करता है, उन शब्दों के साथ आपको मैच करना है तबले के साथ। कहीं ना कहीं जब हम डांस करते हैं तो तबले के बोल भी नाचते हैं हम, पखावज के बोल भी नाचते हैं हम, नृत्य के बोल भी नाचते हैं हम, तराना भी नाचते हैं हम चतुरंग भी नाचते हैं, हम जो गाने के ऊपर भी डांस करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से संगीत मिला हुआ है। लेकिन हर डांसर नहीं बजा पाता, इट्स नॉट ईजी, बिकॉज उसके लिए आपका उस इंस्ट्रूमेंट के साथ एक अलग लगाव होना बहुत जरूरी है। 100%। तो वो लगाव वैसे ही होता है कि जैसे जैसे आप शिक्षा देते हैं तो वैसे वैसे, जैसे हमारे पिताजी गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि जिस दिन आप एक चीज़ सिखाओ आपको 10 आ जानी चाहिए। तो वो जो 10 आई तो वो 10 का भी रियाज़ किया, फिर एक सिखाई, फिर 20 का रियाज़ किया। तो वो रियाज़ हमारा कभी, आज भी मैं रियाज़ कम नहीं किया है मैंने। आज भी मैं बच्चों को भी सिखा रहा हूँ तो मैं तबला लेकर बैठता हूँ, तबला लेकर उसको शब्द उसके बजाता हूँ, पखावज बजाता हूँ, हारमोनियम बजा के दिखाता हूँ, गा के सुनाता हूँ, गा के उनको सिखाता हूँ। कहीं ना कहीं भाव जब हम करते हैं तो गाना तो है ही। तो वो 100% उसका रियाज़ करना है। ये सब बातें रियाज़ की होती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है या कोई मैंने चमत्कार नहीं किया। चमत्कार तो वो उन गुरुओं का है जिन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा है, उनका आशीर्वाद है। करेक्ट करेक्ट। और घुंघरू एक कथक डांसर की लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो घुंघरू की अहमियत क्या होती है और घुंघरू का एहसास क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? क्योंकि दर्शकों को शायद घुंघरू हमारा डांस का एक सिर्फ हिस्सा या टूल ऐसा पता है, बट क्या है एग्जैक्टली घुंघरू की अहमियत? जैसे एक फार्मर होता है, हल चलाने वाला, उसके लिए वो हल क्या होता है? ईश्वर। घोड़ा गाड़ी वाले के लिए गाड़ी ईश्वर होती है, घोड़ा ईश्वर होता है, वो उसकी पूजा करता है क्योंकि भाई वो मेरा अन्नदाता है, मेरा ईश्वर है। हर एक, आप कभी भी देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे या कोई चप्पल बनाने वाला भी होगा तो वो उस दुकान को नमस्कार करता है, उस चप्पल को नमस्कार करता है, उन इंस्ट्रूमेंट्स को नमस्कार करता है कि जिससे वो काटता है, जिससे वो सिलता है। तो वैसे ही हमारे लिए ईश्वर है घुंघरू, क्योंकि घुंघरू जीवन का वो मूल्य है जो हम, सबसे पहली चीज़ तो हम जब बहुत ज़्यादा रियाज करते हैं, पहले तो घुंघरू हमें मिलते ही नहीं। जब बहुत ज़्यादा रियाज करके गुरु आज्ञा मिलती है तब जाके घुंघरू उनके हाथ से मिलते हैं। तो जब उनके हाथ से कोई चीज़ मिली तो मतलब साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो वो घुंघरू हमारे लिए ऐसा है कि जहाँ पे जान है तो घुंघरू है, घुंघरू है तो जान है। और घुंघरू के बगैर नृत्य हो ही नहीं सकता। घुंघरू के बगैर आप उसकी भाषा नहीं प्रकट कर सकते। तो घुंघरू जीवन का सार है नृत्यकार के लिए। तो जो घुंघरू है वो बहुत मेन है। और रियाज में घुंघरू को अलाइन करने के लिए अलग से मेहनत की जाती है क्या, कैसे? इसकी अलग अलग, घुंघरू को, आपको घुंघरू को सबसे पहले मनाना पड़ता है। मनाना इन द सेंस कि आपको उसको जोड़ना पड़ता है। वो खिला हुआ साउंड होता है, ऐसा छूटता है साउंड। जैसे जो नया हम लेते हैं, हाँ नया लेते हैं, जो नए की बात कर रहा हूँ। जैसे हमें ताम आ रहा है ना, तो छम आवाज आ रहा है, फैल रहा है, उसको फैल रहा है, उसको पहले तो कंट्रोल करो। उतने ही टाइम पे उसका वजन उतना होना चाहिए, उस ता का वजन उतना होना चाहिए, उस साउंड का वजन उतना होना चाहिए। और हमारे पिताजी जो घुंघरू पहनते हैं वो नर घुंघरू पहनते हैं। आपने 4 मुंह वाले घुंघरू देखे होंगे। मेरे घुंघरू जो है हमारे पिताजी ने जो हमको दिए वो नर घुंघरू, वो एक ही मुंह के होते हैं। तो वो घुंघरू अलग है। तो वो घुंघरू की ऑलरेडी वो इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है कि उसमें आप जब पैर मारोगे ना, अगर नॉर्मल आदमी पैर मारेगा ना तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई भैंस भाग रही है, ऐसा लगता है। अब समझिए उसको हमको कंट्रोल करना है, शब्दों को उसके अंदर डालना है और उसी के हिसाब से पैर की कोऑर्डिनेशन करनी है। सो उसका एक अलग रियाज होता है, अलग तत्कारें होती है, अलग फीट का
आपको ध्यान रखना है हील्स कैसा है, और वो कॉन्शियसली करना पड़ता है 100%। मतलब ये सहज रियाज से नहीं होगा, उसको कॉन्शियस रखना घंटों रियाज। पैरों का आपको हमारे जयपुर घराने में तो वैसे भी तैयार पैर बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो तैयार पैर करने के लिए आपको पैर को पकाना है, पैर को पकाने के बाद में फिर घुंघरू को मनाना है कि भैया हमारी बात मान लो, अब हम ये कर रहे हैं, हम ये कर। तो बेसिकली वो आपके एक साथी हो जाता है, पार्टनर हो जाता है, साथी से भी ज़्यादा, मतलब वो एक जान होंगे। अगर आप हमारे शरीर से दिल को बाहर निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, इंसान ख़त्म। तो वैसे ही घुंघरू है, अगर घुंघरू बाहर निकल जाएगा तो आप 1000 पब्लिक के सामने डांस कर रहे हो, घुंघरू नहीं होगा तो आपके पैरों का आप उसको कुछ बता ही नहीं पाओगे। तो वो घुंघरू ही ऐसा है जो यहाँ से वहाँ जाएगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि आपने बोला रियाज जी, तो रियाज सबका, सब स्टूडेंट्स का बेसिकली अभी जो नए नए सीखना है तो उनका ऐसा होता है कि बॉस हमें आपकी तरह प्रो लेवल बनने के लिए कितने घंटे रियाज करना है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा कितने? देखिए हमारे जैसा बनना या हमारे जैसे बनने के लिए मुझे नहीं पता कि कितना रियाज करना पड़ेगा, पर मैंने जो किया, मैं मेरी बात करूँगा कि भाई मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, बट जो मैंने मेरे जीवन कार्यकाल में देखा है कि हमने कभी समय का अभाव नहीं देखा। कोई ऐसे कहता है कि दोपहर को रियाज नहीं करना चाहिए, कोई ऐसे कहता है शाम को नहीं करना चाहिए, कोई कहता है सुबह नहीं करना चाहिए। आजकल तो साउंड पोल्यूशन का भी बातें आती है कि भाई अरे घुंघरू की आवाज़ आ रही है, तबले की आवाज़, तो बिल्डिंग वाले घर आ जाते हैं, भैया क्या हो रहा है। बट लकीली हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो हमने जो रियाज़ किया ना, वो ऐसा रियाज़ किया कि कभी कोई समय का अभाव देखा ही नहीं। सुबह उठ गए, रियाज़ कर लिया, एक दिन में 2 घंटे घुंघरू बांध लिए, 4 घंटे घुंघरू बांध लिए, और पिताजी ने बुला लिया कहीं रिहर्सल पे तो पूरा 12-12 घंटे लग जाते थे, पता ही नहीं चलता था शिक्षा में। तो हमारे रियाज़ का तो कोई अंत ही नहीं है। मतलब हम तो आज भी, मैं मेरे बच्चों को भी सिखाता हूँ तो भी मैं रियाज़ करता हूँ। मेरे अंदर वो रियाज़ की क्षमता ख़त्म नहीं हुई। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार नरेंद्र कृष्णा, बहुत कुछ करना है अभी जीवन में। तो कभी ऐसा गया है दिन कि जिस दिन आपने रियाज नहीं किया, ऐसा कभी गया? जिस दिन ऐसा गया है तो मुझे ऐसा फील होता है कि आज मैं बहुत मोटा हो गया हूँ। मुझे भारी लगता है शरीर। मतलब ऐसा लगता है कि यार आज कुछ किया नहीं है, आज मेरे बच्चों से मैं मिला नहीं हूँ। अब तो मैं शिक्षा भी दे रहा हूँ ना, तो एक तो मैं मेरे स्टूडेंट्स से नहीं मिलता हूँ ना, तो वो एक मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। अब जैसे मैं तुमसे मिला हूँ तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे, इतने सालों बाद हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। तो वो एक, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो मुझे छोड़ के कभी नहीं गए। शायद उनका मेरा तालमेल वो बहुत अच्छा रहा है जीवन भर में। तो वो रियाज नहीं किया, मेरे ख्याल से ऐसा कोई अभी तक तो दिन आया नहीं, आगे ईश्वर की जो इच्छा होगी। राइट, गुड। सो दोस्तों, मतलब अगर जिसका ये मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रो बनने के लिए कितने घंटे, तो बॉस नहीं, जितने घंटे मिल रहे वो भी कम है। वो आपको एक जन्म कम है। हाँ। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक का आपके हिसाब से डेफिनेशन क्या है? फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, व्हाट इज एग्जैक्टली कथक? बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो मैं, जो बड़े बड़े गुरुजनों ने हमारे लिखा है, पुस्तकें में आई है बातें, हमारे इसमें 3 घराने, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। हम जयपुर घराने से बियॉन्ड करते हैं। आपने पूछा कथक की डेफिनेशन, मेरे अनुसार मैं आपको नृत्य की डेफिनेशन बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, नृत्य मुड़ा हुआ शब्द है, तो वो ग्रेस, सुंदर, अच्छा दिखना चाहिए। आदमी अगर खड़ा भी हो जाए, बात भी कर रहा है, तो उसको ऐसा लगना चाहिए हाँ ये नृत्यकार है, यार ये नृत्यांगना है। सो वो कलाकार जो है ना, वो एक अलग दिखना चाहिए। कलाकार की एक डेफिनेशन ही अलग होती। और कथक, कथा कहे सो कथक, जो कथा अपनी व्यक्ति सामने रखता है उसे कथक कहते हैं। ये हमने देखा है। अब कथक में इतने सारे खंड हैं। मुझे लोग बोलते हैं कि जयपुर घराना आप हैं, या लखनऊ घराना है, या बनारस घराना है, बट मैं आपको सच बताऊं, मुझे घराने से कोई लेना देना नहीं।
मैं खूबसूरती पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि किसी ने कहा कि जयपुर घराना ऐसा करता है, लखनऊ घराना ऐसा करता है, बनारस घराना ऐसा करता है, पर मैं ये कहता हूँ कि हम सभी चीज़ों को क्यों नहीं कर सकते, एक साथ कॉम्बिनेशन क्यों नहीं कर सकते। उस लड़ाई झगड़े में हम क्यों जा रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे भैया, सब कुछ तो शिव का है, सब कुछ तो पार्वती का है, सब कुछ तो राधा कृष्ण का है, सब कुछ तो मीरा का है ना। तो सब जब उन्होंने घराने नहीं बनाए तो हम कौन होते हैं, तो छोटे से तुच्छ से प्राणी हैं। तो घराने जहाँ तक बात आती, तो मैं घराने पे विश्वास नहीं करता। मैं ये सोचता हूँ कि कितनी पढ़ंत जो हम रिसाइट करते हैं बोल, वो बोलों को कितनी सुंदरता से आप नृत्य करके दिखा रहे हो, उसको कितनी सुंदरता से आप डांस कर रहे हो, कितनी सुंदरता से उसको पैरों से निकाल रहे हो, कितनी सुंदरता से उनका अंग भाव कर रहे हो, या कोई भी पात्र कर रहे हो उसको कितने अच्छे तरीके से कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड कथक। जो दिखे कि हाँ, बिना बोले सारी स्टोरी आपके सामने पूरी नरेट हो जानी चाहिए, उसमें कुछ बाकी नहीं बचे। दैट इज कॉल्ड कथक। घराने से इसका कोई लेना देना नहीं है मेरे अनुसार, मुझे नहीं पता आगे। ग्रेट। अभी अपने जैसे पढ़ंत का, तो मतलब मेरे मन में एक छोटी सी क्या बोलते हैं ना, बच्चों के मन में ऐसे इच्छा आती है, वैसे ही मेरे मन में इच्छा ये है कि आप जो पढ़ंत करते बहुत अमेजिंग होता है। तो एक सिर्फ पढ़ंत जरूर, मैं मेरे एक, ताकि हमारे दर्शक जो है उनके लिए बहुत ये फॉर्चुनेट थिंग होगी। थैंक यू सो मच। मैं एक मेरे पिताजी की चीज़ पढ़ रहा हूँ, गुरु प्रकाश कृष्णा जी की चीज़ है। इसको मैंने नाम दिया, मैंने कहा कि पिताजी ने, वैसे तो हम जो भी कुछ हैं सर से लेकर अंगूठे तक सब कुछ उन्हीं का आशीर्वाद है, उनके बगैर हम कुछ भी नहीं है। पर जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मैं स्टेज पे नाचता हूँ, जो मैं मंच पे प्रकट करता हूँ अपने द्वारा, कोशिश करता हूँ, वो चीज़ आपको सुनाता हूँ। इसको कहते हैं ताल प्रकाश। ताल प्रकाश का मतलब होता है अलग अलग लय, अलग अलग तालें आपको उसमें दिखाई देगी। त्रिकतिन्ना 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 ना धिन धिन्ना त्रिकतिन्ना 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 त्रिकतिन्न त्रिकतिन्ना 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 ना धिन धिन त्रिकतिन्ना 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 कतकदिकटकत गदिकिन धाति कदिट दिट दा गदिन दिन ता धिन दिन दा त्रिकतुन्ना नकत्तिट धा त्रिकदिन्ना दा धिन दिन दा दिन दा दा तिन तिन ता त्रिकदिन दिन दा। वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अमेजिंग। मतलब पढ़ंत से ये समझ में आता है कि आप कितने कथक में एक रूप हो चुके हो, कितने कथक आप हो या आप कथक वो एक हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कथक के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के मन में आता है, जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट जेनरिक पब्लिक। कथक, ओ तो ये लड़कियों का डांस है। ये मुझे क्लियर करना है कि कथक किसका डांस है, लड़कियों का, लड़कों का है क्या? मतलब ऑडियंस पर्सपेक्टिव से, ऑब्वियसली मैं भी कथक सीखा तो मुझे पता है, बट हमारी दर्शकों को ये क्लियर होना जरूरी है क्योंकि उनके फर्स्ट पर्सपेक्टिव यही आता है कि अरे ये तो लड़कियों वाला डांस है। जी जी। अब देखिए, मेरे अनुसार मैंने जो स्टडी की है, तांडव और लास्य, ये दो प्रकार के नृत्य हुए। तो तांडव और लास्य, लास्य जो नृत्य है वो नटवरी नृत्य भी कहा गया। तो कथक कहीं ना कहीं वहाँ से इंस्पायर्ड हुआ। तो लोगों का इसीलिए वो कहना है कि नटवरी नृत्य, तो नटवरी मतलब क्या हुआ, लड़की, स्त्री हो गई, तो वो स्त्री रूपी। अब मेरा ये मानना है कि हम जब, ईश्वर ने हर रूप में दो रूप पैदा किए, स्त्री और पुरुष, तो वैसे ही नृत्य में भी स्त्री और पुरुष समान ही उसकी लय और उसका जो कहते हैं कि बात रखते हैं। स्त्री जो एक्सप्रेशंस करती हैं, जिसे हम कहते हैं नवरस, जो हम आम जिंदगी में यूज़ करते हैं वही हम स्टेज पे भी दिखाते हैं, नवरस, है ना। तो वो नवरस एग्जैक्टली मेल में भी होता है। करेक्ट भाई, करुणा मेल भी रोता है, मेल भी हंसता है, रौद्रवीर मेल भी हंसता है, रोता है, बोलता है अपनी व्यथा। बस बात ये है, करने का ढंग अलग है। मेल का जो डांस फॉर्म है
जो कथक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो थोड़ा सा और अलग आता है। अगर और वही चीज़ अगर स्त्री कर रही है तो उसका कहने का ढंग अलग है। बट कथक जो है वो खाली स्त्री का डांस नहीं है, ये बात एकदम गलत है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं से वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ अद्भुत आप बात करो ना तो वो जल्दी लोग पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये बात हो गई, अरे भाई पकड़ लो उसकी बात। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैंने मेरे पिताजी से डांस किया सीखा, मेरे पिताजी ने उनके पिताजी से, तो हम सब मेल ही हैं, फीमेल तो है नहीं, है ना। तुमने डांस सीखा और मेरे कितने सारे मेल शागिर्द हैं जिनकी लाइन अगर आप देखोगे तो भगवान की ईश्वर की कृपा है। तो मेल डांसर्स होते हैं, गोपी कृष्णा जी, पंडित गोपी कृष्णा जी हुए हैं, पंडित बिरजू महाराज जी हुए हैं, ये सब बड़े बड़े लोग। अब बिरजू महाराज जी जब खड़े हो जाते हैं तो भाव में उन्होंने सारा ऐसा कर दिया कि भैया सब रुक जाओ, अब शुरू हुआ है मामला। या हमारे पिताजी खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं अब शुरू हुआ है लयकारी, या अब शुरू हुई है भाव, कोई भी चीज़ें ले लो। तो ये सारे जो मेल है ये सब मेल डांसर्स ही हैं। और मेरे हिसाब से आज की दुनिया में तो ये बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया इतना आगे चल रही है और टेक्निकली इतने हम आगे बढ़ रहे हैं। सो दैट इज गोज बाय मेल एंड फीमेल बोथ। एंड मतलब मेरा ये पर्सपेक्टिव है, मेरा टेक है इस पे। आई डोंट नो मच डीप हिस्ट्री अबाउट इट, बट मुझे ऐसा फील होता है कहीं पे तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा वेस्टर्न फिलोसॉफी एक तो थोपी गई है जी। दूसरा, इतने सारे इन्वेजन्स के बाद हमारे ओरिजिनल डांस फॉर्म को वैसे देखने का नज़रिया रहा नहीं जी। और उस वजह से कहीं पे ये बातें या फिर ये चीज़ें उठी। वो इसीलिए हुआ क्योंकि जब मुगल काल आया ना, तो मुगल काल में क्या हुआ, एंटरटेनमेंट डांस बना, जिसमें तराना हुआ, ठुमरी हुआ, ये सारी चीज़ें जब पैदा हुई तो जो मुगल काल आता था ना, तो उसमें क्या हुआ, दरबार में लोग बैठते थे। तो दरबार में कोई भी मेल डांसर को कौन बुलाएगा, लड़की को ही बुलाएगा। तो फीमेल डांसर को भाई वो नज़ाकत दिखा रही है, वो कसक मसक कर रही है, वो शोल्डर चला रही है, वो नटखट पने कर रही है, कभी ग्लास सर पे रख के डांस कर रही है, कभी तलवारों पे डांस कर रही है। तो वो चीज़ वहाँ पे फेमस हो गई और वो चीज़ की वजह से एंटरटेनमेंट डांस जो है वो लड़कियों की तरफ चला गया और वो चीज़ वहाँ से शुरू की कि भैया भाई फीमेल ही कर सकती है, है ना। और फिर बाद में आज की दुनिया में तो देखिए आप अगर देखें तो एंड वो इम्पैक्ट आई फील मतलब बेसिकली साउथ में वो उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना कि नॉर्थ में हुआ इन्वेजन्स का। और उसमें कहीं पे तो डांस फॉर्म सफ़र करता है, भरतनाट्यम ने उतना सफ़र नहीं किया जितना कि कथक के डांस फॉर्म ने किया। नहीं, मैं क्या इसमें कैसे है तुनीर कि आप अगर देखो ना तो खाली डांस नहीं, हर चीज़ में चेंजेस आए थे। जब हमारी सदियां जैसे जैसे चेंज हुई ना, जैसे राज्य चेंज हुए, तो वो राज्य जो अपनी मर्जी चलाते थे तो वो उसका फर्क हर चीज पे होता था, पहनावे पे भी होता था। अब जैसे हमारे कथक में पहले कृष्ण रूप का डांस, कृष्ण रूप ड्रेस पहना जाता था, कोटी और धोती हमारा जो लिबास है। उसके बाद हमने अंगरखा पहनना शुरू कर दिया, लंबा कुर्ता चूड़ीदार। तो जैसा राजा वैसा, जैसा भेष वैसा, वो बोलते हैं ना जैसे राजा बन रहे हैं वैसे ही सब प्रजा भी बनती जा रही है, तो वैसे ही उसको वो हमने अनारकली पहनना शुरू कर दिया। नहीं तो हम राधा ड्रेस पहनते थे, है ना, राधा की पोशाकें। हमारे मीरा क्या पहनती थी, मीरा जो थी वो पहले जब रानी थी तो वो रानी जैसी ड्रेसेस पहनती थी। तो उस लिबास को फिर हटा के हमने क्या किया, चेंज करके उसको अनारकली बना दिया, कुर्ता बना दिया। करेक्ट। तो वैसा हुआ, चेंजेस हुआ है का। हाँ, सो मतलब मैं इसलिए मैंने मुद्दा यहाँ पे उठाया क्योंकि बहुत सारे लोगों को कथक की इन छोटी चीज़ों के बारे में नहीं पता है और वो अपने पर्सपेक्टिव इस पे सीधा थोप देते हैं। बट मतलब मैं उनको यही कहूँगा कि कभी भी कोई भी डांस फॉर्म सीखने से पहले या सीखते वक्त उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जाके टटोलिए और तभी उस कला का ओरिजिन तक आप पहुंच पाओगे। और अभी मेरा अगला सवाल जो है वो बहुत ही मज़ेदार है, वो कि अगर ऐसा होगा ही नहीं या होता भी नहीं, लेकिन अगर आप डांसर नहीं होते तो आप क्या होते, आपको कोई भी म्यूजिक का ऑप्शन चुनने का ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा। अगर व्हाट इफ
नहीं होता, मुझे पता है ऐसा। लेकिन देखिए, तो पढ़ाई में तो हम पैदल थे, है ना भाई। पढ़ाई उतनी की जितना पैदल चल सके, भाग नहीं सकते। पर आपको सच बताऊं तुनीर, मैंने कभी म्यूज़िक और नृत्य में, मेरा काम कथक है, मैंने कथक और तबला पखावज हारमोनियम गाने के सिवा कभी कुछ सोचा ही नहीं। अगर सेकंड थॉट आता ही नहीं था कभी। मतलब आज तुम मुझे इतने सालों से जानते हो, तुम बच्चे थे तब से मुझे देख रहे हो, मैंने सेकंड थॉट कभी आया ही नहीं। 5 साल की उम्र से डांस सीखना शुरू कर दिया था, 15 साल की उम्र में मैंने सिखाना शुरू कर दिया था। तो जब खेलने कूदने की उम्र थी तब रियाज करते थे, और रियाज करते 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 कहीं सिखाना शुरू कर दिया। जब करियर चुनने की उम्र थी उस वक्त आपने करियर देना शुरू कर दिया था लोगों को, है ना। तो वो जब, और ईश्वर की कृपा ऐसी रही मुझे, कभी भी मुझे बाबा भैरवनाथ की कृपा, महादेव की कृपा ऐसी रही है जीवन भर कि मुझे कभी पीछे घूम के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे कभी ऐसा नहीं देखना पड़ा कि मेरे को ये कितने बच्चे कम कैसे हो रहे हैं या ज़्यादा क्यों आ नहीं रहे हैं, या ईश्वर की कृपा से भीड़ लगी हुई रहती है अपने काम में। मैंने एक मेरा सर्कल अलग बनाया, मैंने एक मेरी संस्था अलग चला रहा हूँ, कृष्ण झनकार कथक केंद्र, उसमें ईश्वर की कृपा है। तो हमने कभी इस विषय पे सोचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कथक या म्यूज़िक में नहीं होता तो मैं शायद इस धरती पे ही नहीं होता। मैं शायद जानवर बनता है या कुछ और बनता है या कुछ भगवान और सोचता, क्योंकि ईश्वर जो सोचता है वो बहुत बड़ा सोचता है। हम तो सिर्फ इस क्षण का सोच रहे हैं, ईश्वर तो हमारे बहुत क्षणों का सोचता है, बहुत समय का। तो सोचा ही नहीं कभी। सो मतलब इससे हमें ये सीखने मिलता है, देयर शुड बी नो प्लान बी। आप जो पकड़ो लाइफ में, जो आपने डिसाइड किया है इसमें आपको करियर बनाना है, उसमें झोंक दो अपने आप को। जी बिल्कुल से, एकदम से। सो गुरुजी, आज हम बात कर रहे हैं कथक के बारे में, और जैसे अभी आपने छेड़ा था बात घरानों की, तो आप जयपुर घराने से बिलोंग करते हैं बेसिकली। तो जयपुर घराना, इसकी क्या विशेषताएं हैं? क्योंकि हर घराने की अपनी एक अलग विशेषता होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे। देखिए, जयपुर घराना लोगों के मन में है कि जयपुर घराना सिर्फ तैयारी डांस करता है, पैरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, और तैयारी है, चक्कर है, ये है। बट जयपुर घराना का असली मूल जो है वो कथा कहे सो कथक की जो कथाएं हैं वो हम बहुत प्रकट करते हैं। जैसे मंदिरों का डांस, जैसे हम जो कथा कहता है, जो कथा करके नृत्य करता है, कृष्ण लीला हुई, शिव पुराण हुआ, शिव पार्वती का नृत्य हुआ, तांडव लास्य हुआ। तो जयपुर घराने का मेरे अनुसार कोई एक लाइन नहीं है, वो एक पूरी बहुत बड़ी शाखा है जो ईश्वर की कृपा से आप जितना करेंगे तो आपको उसमें अलग अलग रंग दिखेंगे। और हमारे गुरुजनों ने, हमारे जो जयपुर घराने के गुरु हुए हैं सब, उन्होंने इतनी अपनी चीज़ों को इतना एक्सपांड किया है कि वो एक जीवन के लिए कम है। तो अगर आप जयपुर घराने के अगर आप पढ़नते नाचने लग जाएं, सिर्फ गुरुओं की, मैं तो मेरी बात ही नहीं करूँगा कि मैंने कितना क्रिएट किया, मैं मेरे पिताजी की अगर चीज़ें नाचने लग जाऊँ तो मेरे ख्याल से ये पूरा एक जन्म कम पड़ेगा। उसके बाद मेरी क्रिएशन, या उसके बाद मैं सोचूं मेरे गुरुजनों की या हमारे समाज की पूरी, तो हमारा समाज जो जयपुर घराना है वो इतना एक्सपांडेबल है, इतना फैला हुआ है कि वो एक जन्म में ये पॉसिबल नहीं है कि आप क्या हो सकता है। तो गुरुजी, इसके बाद हमारा एक दूसरा सेगमेंट आता है इस शो का। पहला सेगमेंट तो बहुत अच्छे से खत्म हो गया और पता ही नहीं चला, मतलब ऐसा लग रहा था वो सफरनामा चलता ही रहे। सो इसी बात पे हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते दोस्तों, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम जल्द ही मिलेंगे ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग सवालात लेके हमारे कथक गुरु श्री नरेंद्र कृष्ण गंगानी जी के साथ। नमस्ते। अभी क्या करें? अभी रिपेयर करें।
दूसरा सेगमेंट है यादों की बारात। वाह। तो यादों की बारात में सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले। अच्छा। तो वीडियो देखने के बाद उसके ऊपर आपको अपनी टिप्पणी देनी है या फिर उस रिलेटेड आपकी याद शेयर करनी है। एग्जैक्टली। वाह। वाह। बहुत सारे दिग्गज लोग एक ही वीडियो में थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट, मेरे पिताजी जाकिर भाई पिताजी और दादाजी पंडित हजारी लाल जी, सभी गुणी जन लोग बैठे हुए। अब वो क्षण ऐसा था, उस समय तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, बट ये जब समझ आई, तो जब हमने वीडियो देखा तो अभी आपने देखा कि उसमें अलग अलग लय पिताजी चल रहे हैं, तत्कार चल रही है और जाकिर भाई इतने मज़े। मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन ही अद्भुत कॉम्बिनेशन था, जाकिर हुसैन जी एंड पिताजी मेरे। तो वो जाकिर भाई को भी इतना आनंद आ रहा था, आप देख रहे हैं वीडियो में, और पिताजी भी आनंद लेके डांस कर रहे हैं। तो वो आनंद, स्टेज का आनंद ट्रांसफॉर्म हो रहा था पब्लिक में, और फिर पब्लिक मज़ा ले रही थी। और ये ऐसा क्षण बहुत ना भूतो ना होता है ना भविष्य होता है, ये बहुत रेयर होता है कि इतने सारे दिग्गज कलाकार एक ही मंच पर परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे पिताजी गुरु श्री प्रकाश कृष्णा गंगानी जी, उस्ताद जाकिर हुसैन जी और पंडित हजारी लाल जी, मेरे दादा गुरु जी मणिराम गंगानी जी, तो मतलब सभी लोग, इतने सारे लोग, दिग्गज कलाकार लोग बैठे, एक के बाद एक, कभी दादाजी पढ़ंत कर रहे हैं, कभी जाकिर भाई कुछ कर रहे हैं, कभी पिताजी कुछ कर रहे हैं। तो ये भूतो ना भविष्य वाली बातें हैं। और मुझे वही, मैंने अभी, आपने मुझे पिछले सवाल में पूछा था ना कि रियाज कितना करना पड़ेगा, तो मैं यही देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि अरे भाई, नरेंद्र कृष्णा भी तो दुनिया बहुत पड़ी है, तो गुरु का अगर कण भी हमें आ जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। तो मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ इन चीज़ों से। ईश्वर की कृपा है और गुरु महाराज का बहुत आशीर्वाद है। तो गुरुजी, इन यादों से आपको जो मिला वो बहुत ही, मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, अमूल्य है। बिल्कुल। राइट। तो ऐसे बचपन में ऐसी कोई तो याद होगी जिसमें आपको शायद डांट पड़ी हो या शायद कुछ गुस्सा हुआ हो, और वो डांट या फिर वो चीज़ आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ दे के गई, ऐसी कोई याद? जी, एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है, मेरे और मेरे पिताजी की। एक पिताजी ने बैले किया था, वैसे तो बहुत सारे बैले उन्होंने कोरियोग्राफ किए, बट उन्होंने एक बैले किया था कृष्ण लीला। उस कृष्ण लीला का कोरियोग्राफी चल रही थी और मुझे उसमें पिताजी ने रिहर्सल हॉल में बुलाया। उसमें 24 से 25 लड़कियां थी और मेरे ख्याल से 1 या 2 लड़के होंगे, उसमें से एक मैं था। तो पिताजी ने मुझे खड़ा कर दिया और मुझे नहीं पता था कि इसमें ये कृष्ण लीला हम कर रहे हैं। तो कृष्ण लीला करते करते पिताजी ने, मेरा टर्न आया तो मुझे खड़ा किया कि भाई चलो खड़े हो जाओ, अब तुमको डांस करना है। तो मैं खड़ा हो गया। उन्होंने एक ऐसा पात्र मुझे दिया जो बहुत कठिन होता है। विलेनियस रोल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, इट्स नॉट ईजी।
तो कंस का रोल शुरुआत में वो एक सीन था कि जब देवकी को कंस बड़ी खुशी खुशी ले जा रहा है, शादी करके उसको उसके ससुराल में छोड़ने जा रहा है सारथी बनकर, तो खुशी खुशी जा रहा है। और उसके बाद वो जाते जाते आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होकर फिर वो बौखलाता है कि मेरी जो मौत का कारण है वो मेरी बहन के बच्चे के से ही होना है। तो ये कैसे, तो ये सब सुन के वो उसका जो गुस्सा, उसका जो हालत ख़राब जो उसकी होती है, वो एक्सप्रेशंस और वो सारा क्षण जो है वो पूरा तितर बितर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें उस शॉट में पिताजी ने मुझे करके दिखाया। तो बोलने की बात ही नहीं थी, पिताजी ने तो ऐसा कर दिया कि सब लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई और वो कमाल ही था। वो एक स्ट्रोक में पिताजी ने सारा वो पहले तो वो खुशी खुशी लेकर जा रहा है बहन को, साथ में लेकर है कि इतनी खुशी की बात है, वासुदेव और देवकी का विवाह हुआ है, खुशी खुशी चल रहा है। चलते 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 अचानक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में कि ये कौन बोल रहा है, कहाँ से आ रही है आवाज़, कौन है, मैं ये हूँ और वो हूँ, ये सारा। तो वो सारा पिताजी ने करके दिखाया। और कहीं मैं छोटा था उम्र से काफ़ी, मेरे ख्याल से मैं 12 या 13 साल का हूँ। ओके, काफ़ी छोटे, बहुत छोटा था, 12 या 13 साल का। तो उस समय में वो मुझे वो जो रूप उसका कंस का था वो कहीं मुझे आया नहीं। हमारे पिताजी ने एक सबसे उनकी खासियत ये है कि उन्होंने आज तक हमें कभी डांट के ये नहीं कहा कि तुमको ये करना ही होगा। उन्होंने जीवन में हमेशा ऐसा कहा कि भाई ये करना है, आपकी इच्छा है, आप करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। तो उसके बाद में वहाँ से बात ख़त्म होती है कि भाई वो मैं चीज़ कर नहीं पाया, तो पिताजी ने बड़े आराम से मुझे कहा ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो वो जो उन्होंने खाली उतना कहा कि बैठ जाओ, बस वो ख़त्म हो गई हमारे लिए। जी, बैठने बोल दिया, बैठने बोल दिया, वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। और एक डांसर के लिए बैठना, और सबसे बड़ी बात कि तुम गुरुजी के लड़के हो, हाँ, और 25-26 लड़कियां डांस कर रही है, उसमें तुमको वो चीज़ नहीं आ रही है, तो वो तो मतलब हालत खराब हो गई मेरी। मैं घर उस जाके, वक्त वो बैठना आकाशवाणी थी आपके लिए, मेरे लिए आकाशवाणी, वो मेरे लिए जीवित का मरण हो गया। तो वो घर पहुंच के मैंने इतना ज़्यादा मैं दुखी हुआ और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। और फिर मैंने उस चीज़ से सीख ले ली कि ये क्षण बार बार आएंगे और ये तुझे हर तरीके का नृत्य करना है, खाली तैयारी में ध्यान नहीं देना। भाव नृत्य भी उतना ही आना चाहिए, कथा भी उतनी आनी चाहिए, तैयारी भी उतनी होनी चाहिए, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। एटलीस्ट गुरुजी का कण तो आए, 100% उनके जैसे तो नहीं हो सकते, कण भी आ गया तो भी जीवन सफल है। तो तब का दिन से लेकर आज तक मेरी वो स्टडी आज तक जारी है और उस स्टडी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। मतलब वो एक मेमोरेबल मोमेंट था जिससे जी। सारी चीजें बदल गई, बहुत बदली। उससे तो मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद रियाज डबल हो गया, उसके बाद सोच डबल हो गई, उसके बाद ये सत्य घटना है मेरे साथ ऐसा। थैंक यू सर। एंड बहुत कम लोग होते हैं कि अपनी खामी को महसूस कर पाते जी, क्योंकि वो महसूस करना अपनी खामियों को छोटी बात नहीं होती, बिल्कुल वो अच्छी है। अगर आप में कोई खामी है उसको एक्सेप्ट करना और उसको सुधारने के लिए, पूरी करने तो के वो लिए सफलता की तरफ चल रहा है। करेक्ट। सो दैट्स ग्रेट। और इसी के साथ हमने सक्सेसफुली दोस्तों दूसरा सेगमेंट भी कंप्लीट कर दिया है, यादों की बारात। अब हम जाते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ जो काफी फन है। इस सेगमेंट का नाम है होठों पे ऐसी बात। वाह। ये सेगमेंट में गुरुजी क्या होगा, हम कुछ आपको शब्द बोलेंगे, कुछ भी। अच्छा, एग्जाम्पल मैं बोलूंगा बस, तो ये शब्द बोलते ही आपके माइंड में जो आएगा वो आपको तुरंत बोलना है। मतलब तुम बस बोलोगे और मुझे बोलना है? हाँ, मतलब ये वर्ड सुनते ही आपके जहन में क्या वाक्य आ रहा है या क्या विचार आ रहा है,
अच्छा, वो विचार को प्रकट करना है। नृत्य से जुड़े हुए होने चाहिए, बिना नृत्य के? दोनों होंगे। अच्छा, देखते हैं। ठीक है, रेडी? तुनीर जी हमें फंसाने की पूरी कोशिश कर। नहीं, शो स्टार्ट करते हैं। होठों पे ऐसी बात, पहला शब्द है, बहुत आसान है, घुंघरू। जीवन। वाह। दूसरा शब्द है आपके भाई हितेश कृष्ण गंगानी जी। जी। हर चीज में साथी। ग्रेट। तीसरा शब्द है अरुण नोन एज गैरी सर। भांजा, छोटा भाई और आज्ञाकारी। ग्रेट। चौथा पानीपुरी। वाह। पानी पूरी के लिए मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा खाई नहीं है, बट मज़ेदार है। ओके, ग्रेट। अगला शब्द है जयपुर। जयपुर हमारा जन्मभूमि और कर्म भूमि मुंबई। और आखिरी शब्द है कृष्ण लीला। कृष्ण लीला से सीख मिली, जैसे मैंने कहा, तो सीखना। सीखना। ग्रेट। सो कुडोज, थैंक आपने यू सो मच। सभी 6 के 6 शब्दों में सिक्सर मार दिए। धन्यवाद। इसके बाद वाला जो सेगमेंट है वो है हमारा संदेशे आते हैं। कहाँ से संदेश आते हैं? हाँ। अच्छा। तो हमारे ऑडियंस में कुछ उनके मन में सवाल है, उन सवालों को हम आपसे पूछना चाहेंगे। जी। मेरे ख्याल से भैरवी के मन में एक सवाल था, राइट भैरवी? क्या सवाल था भैरवी? गुरुजी आपका सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा? हाँ, सो अभी मैं सवाल ऑडियंस के लिए रिपीट कर देता हूँ। भैरवी जोशी जो गुरुजी की शागिर्द है, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि गुरुजी आपका सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? जो मैंने बहुत बजाया है और ऐसे ऐसे लोगों के साथ बजाया है, जो बहुत रेयर होता है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ में स्टेज शेयर किया है, ये गुरुओं का आशीर्वाद है, जिसे कहते हैं पखावज। पखावज मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है और पहला पखावज मुझे गिफ्ट में मिला हुआ है। मेरी एक बहुत नज़दीक, मेरी वैसे मैं उनके साथ में तबला बजाता था, फिर वो मेरी बहन बनी, उन्होंने मुझे वो गिफ्ट किया था और उसके बाद से ही मुझे पखावज में काफ़ी रुचि हुई और मैं काफ़ी सालों तक, इनफैक्ट आज भी मैं जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ तो मैं पखावज बजाता हूँ। सो इट्स माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट। और वो आप जब बजाते हो तो वो महसूस भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा खुशी से उसको जी जी बिल्कुल बजाते हो। सो दूसरा सवाल हमारे ऑडियंस में से किसी का है? ये कि गुरुजी जो 5 साल की लड़की को जो सिखाते हैं, वैसे ही 80 साल की यानी दादी माँ को भी उसी अंदाज में वो कैसे सिखा पाते हैं, वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए क्वेश्चन। ठीक, तो ऑडियंस के लिए मैं सवाल थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हमारे हिरेन भाई ने एक सवाल बहुत अच्छे से पूछा है कि गुरुजी आप जो एक 5 साल के बच्चे को जिस तरीके से कथक सिखाते हो, जी, वैसे ही सहजता से आप एक 80 साल के लेडी को भी या किसी को भी कथक कैसे सिखा पाते हो? मतलब ये कैसा बैलेंस करना मुमकिन है, क्या है? सबसे पहला बैलेंस के लिए आपको पहले दिमाग को बैलेंस करना है। आप अपने कर्म को अगर कोसने लग जाओगे, कहने भैया मुझे अब इसको सिखाना पड़ेगा यार, 1 घंटा मुझे इस 5 साल की लड़की के साथ काम करना है। कभी कभी हो जाता है ना परेशान इंसान, अब यार इसको यार 80 साल की औरत को मुझे सिखाना पड़ेगा, तो वहीं भगवान बोल देता है कि भैया इसको काम देना बंद कर दो। क्योंकि काम के प्रति अगर आपकी वो कहते हैं ना कि सच्चाई नहीं होगी, तो मेरे ख्याल से वो इंसान ही पैदा होकर कोई फ़ायदा नहीं। तो जब मैं 5 साल की लड़की को सिखा रहा हूँ, या मैं 16 साल की या 60 साल की या 50 साल की, ईश्वर की कृपा से 4 साल की लेकर 78 ईयर्स ओल्ड लेडी तक मेरी स्टूडेंट है आज के तारीख में। तो मैं सभी गण उसमें आ गए, उसमें सभी एज ग्रुप्स आ गए हैं। तो उसमें से मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि 4 साल की को सिखाना है या 60 साल की को सिखाना है। मुझे ये लगता है कि मैं इसके अंदर से जो इसकी ऊर्जाएं हैं
और जो मेरी पॉजिटिविटी है वो मैं उसको कैसे मैच करूं। तो दैट इज़ इन माई माइंड कि मैं उन चीज़ों को मैच करके उस चीज़ को आगे सिखाता हूँ। और मैंने हर चीज़ के सेक्शंस बना के रखे हुए कि 5 साल की लड़की को ऐसा सिखाना है, 20 साल की लड़की को ऐसा सिखाना है, 50 साल की लड़की को ऐसा मैं तो लड़की ही कहूँगा, 50 साल की लड़की को ऐसा सिखाना है, 60 साल की को ऐसा सिखाना। तो कथक, मैंने वही कहा ना, कथक और जयपुर घराना इतना एक्सपांडेबल है कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो उस चीज़ में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ग्रेट। तो हमारे संदेश से आते हैं से 2 सवालों के आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए। थैंक यू। एंड अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है गुरुवे नमः। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों मैं पूछना चाहूँगा गुरुजी से कि एक गुरु और शिष्य, इनके बीच जो रिश्ता होता है वो काफ़ी खास होता है, खास रिलेशनशिप होती है। तो उस रिलेशनशिप के बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि कितना डेलिकेट भी होता है और कितना अहम भी होता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है। मैं मेरे और मेरे पिताजी की बात करूँगा कि जब हम पिता की बात करते हैं तो कभी कभार जब हम 20 साल के हो जाते हैं या 25 साल के हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमारे फ्रेंड हैं, बट पिताजी के साथ में हमारा वैसा कोई रिलेशन ही नहीं। हमारा जो एक बहुत बड़ा एक सम्मान का एक गैप है, सम्मान का मैं कहूँगा, गुरु हैं हमारे। तो हमारे जीवन में गुरु शुरू और आखिर, सब कुछ गुरु, उसके बाद कुछ भी नहीं। अगर पिताजी ने ये बोल दिया कि ये होना है तो वही होना है, उसके बाद कुछ नहीं। और मैं सिर्फ उन्हीं की बातों को लेकर चलता हूँ, इसीलिए ईश्वर की कृपा से आज तक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ। तो जो भी कुछ होता है वो गुरु के आशीर्वाद से होता है, और आज जो भी कुछ हूँ वो भी गुरु के आशीर्वाद हूँ। तो गुरु का मेरा जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा आदरणीय है। वो इट इज़ नॉट लाइक अ फ्रेंड। हम फ्रेंड नहीं बोल सकते गुरु को कभी। गुरु शिक्षा दे रहे हैं, उनका ओहदा ईश्वर से भी ऊपर का है। तो ईश्वर से ऊपर का हो गया तो आप समझ लीजिए कि वो कृपा उनकी हमेशा बनी रहे। तो हमारा जो उनके साथ में नाता है वो बहुत, तो एक शिष्य हमेशा रिस्पेक्टफुली देखता है, 100%। बट गुरु हमेशा फ्रेंड की तरह उसको नजदीक लाता है। हाँ, बट हमारे पिताजी का वैसा स्वभाव नहीं है। हाँ। हमारे पिताजी एक तो बहुत कम बात करते हैं, बहुत जितना ज़रूरत है उतनी ही बात करते हैं वो जीवन में, कि भाई अच्छा ये बात ऐसी है, आपको ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बता सकते। उसके बाद में वो ना या हाँ सुनने के लिए रुकेंगे भी नहीं। इट्स अपॉन टू यू, जैसे मैंने पहले कहा कि वो करना है। तो वो रिलेशन में हमारे गुरु शिष्य में हमारे में बहुत ज़्यादा एक सम्मान का, आदर का एक बहुत बड़ा गैप है। तो उसमें हम बहुत ज़्यादा हमारी बातें मेरी और पिताजी की बहुत कम होती है। मेरी मम्मी के साथ में मेरा काफ़ी अटैचमेंट है, तो उनके साथ में मेरी बातचीत होती है, बट पिताजी के साथ में बहुत कम होती है। जितनी शिक्षा की बातें हो या कोई काम की बात हो, दैट्स इट। राइट। एंड आप एज अ गुरु अपने शिष्यों के साथ जो, वो तो मेरे शिष्य ही बता सकते हैं कि मैं उनके साथ में कैसा हूँ। वो तुम बताओगे मैं कैसा हूँ तुम्हारे साथ। कि मतलब आप स्ट्रिक्ट रहना पसंद करते हो? नहीं, हमारे पिताजी ने कभी हमें ये नहीं सिखाया कि हम स्ट्रिक्ट रहें। हमारे पिताजी ने हमको स्ट्रिक्ट रह के सिखाया नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो मैंने भी कभी मेरे बच्चों को या मेरे स्टूडेंट्स को कभी स्ट्रिक्ट होके, बिकॉज यही बात आ जाती घूम फिर के वही कि ये चिंता निकालने के लिए संगीत होता है, चिंता बनाने के लिए नहीं। आप चिंता से बाहर आओ, वो संगीत होता है। चिंता वाला संगीत नहीं हो सकता। तो संगीत में भी चिंता डाल दोगे, वैसे तो दुनिया में आप यहाँ से स्टूडियो से बाहर निकलते ही चिंता है। तो चिंता को ख़त्म करने के लिए तो संगीत पैदा हुआ है। करेक्ट। सो संगीत एक ऐसी चीज़ है जो मन से होती है, जोर ज़बरदस्ती से कभी नहीं हो सकती। आप नियम उसको बताइए, मैं आपको नियम सिखा सकता हूँ कि तुनीर जी आप ऐसा चलिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, चलना आपका काम। करेक्ट। एंड आपने ये जो संस्था शुरू की है, कृष्ण झनकार कथक केंद्र, इस संस्था को शुरू करने का आपका आप सिखा तो आप 15 साल से भी रहे थे जी, लेकिन तब सिखाना और एक संस्था को फॉर्म करके उसके अंडर बच्चों को शिक्षा देना, क्या विजन और क्या मिशन लेके आपने इस संस्था को शुरुआत की?
मैंने जब इस संस्था को शुरू किया था ना, तो काफ़ी समय हो गया इस बात को। कृष्ण झनकार कथक केंद्र 1983 में पिताजी ने शुरू किया। फिर पिताजी ने धीरे धीरे वो कारोबार मेरी तरफ किया। तो वो जो मैंने जब उस चीज़ को एज ए इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया कि भाई ये एक शिक्षा का केंद्र बने, तो वो केंद्र जब मैंने फॉर्म किया तो मैं जब स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, देखिए ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा सोचता हूँ कि भाई 100 बच्चे आ रहे हैं या 200 आ रहे हैं या 500 आ रहे हैं, जितने भी बच्चे, बट इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर करता हूँ कि जैसे अगर मैं समझिए फॉर एग्ज़ाम्पल 100 बच्चे मेरे स्टूडेंट हैं, तो जिसमें से 10 बच्चे जो फीस नहीं दे पा रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम है, आज दुनिया में इतने कष्ट हैं, है ना, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 10% 20% फ्री ऑफ कॉस्ट 80% लोग जो होते हैं वो उनसे मैं फीस चार्ज करता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ। एटलीस्ट 20% तो वो बेयर कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा शायद नहीं कर पाऊँ, बट उतना तो मैं बेयर कर सकता हूँ। 80% जो फैमिली से बिलोंग करते हैं, जी, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको मैंने जीवन में फीस ली ही नहीं और उनको कोशिश की कि मैं उनको बना सकूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने उन बच्चों को सिखाया और वो उन्हीं विषयों पे काम कर रहे हैं कि आज अगर कथक सिखाया तो कथक की ही वो काम कर रही है लड़की, या लड़का जो तबला सीखा है या डांस सीखा है तो वो लड़का तबला बजा रहा है या डांस सीख रहा है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ईश्वर की कृपा से जो इसी विषय पे काम कर रहे हैं। तो कृष्ण झनकार कथक केंद्र का विजन यही है, टू परफॉर्म, टू गेन योर स्टूडेंट्स एंड टू मूव आउट। आपका स्टूडेंट्स, आपके जो स्टूडेंट्स है वो, मतलब मैंने जो सीखा, जो मुझे आता है वो मेरे बच्चे को आना चाहिए, चाहे वो गाना हो, बजाना हो, नाचना हो, कुछ भी हो। जितना मुझे आ रहा है, जितनी क्षमता मेरे में है, उतनी क्षमता मैं मेरे बच्चों में डाल सकूं और इसको एक्सपांडेबल और बना सकें, हम इस कल्चर को आगे बढ़ा सकें। दिस इज द मोटो एंड दिस इज द विजन ऑफ कृष्ण झनकार कथक। तो यहाँ पे कथक, तबला, जी, क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कथक विधिवत सिखाया जाता है, गायन वाद्य में तबला है, पखावज है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है, कोरियोग्राफिंग सिखाई जाती है, बट सारी कुछ इंस्टीट्यूशन जो हमारा है वो क्लासिकल के धरोधर पर ही चलता है, बिल्कुल सब कुछ। और अगर मतलब कोई थर्ड पर्सन है बाहर से, कोई अभी ये देख रहा है या समझ रहा है, तो उसको अगर इस संस्था से जुड़ना है, उसको स्टूडेंट बनना है, तो कोई क्राइटेरिया रखे अपने इस संस्था से जुड़ने के लिए? हमने जी हमने इसमें कोई क्राइटेरिया रखा नहीं। हमने हमारा एक, अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे कृष्ण झनकार कथक केंद्र तो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिल जाती है इजीली। और शिक्षा जिसको लेनी है वो विधिवत हम एग्जामिनेशंस भी लेते हैं, एनुअल्स भी लेते हैं, रंगमंच भी करवाते हैं, मतलब सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है और मेरी पूरी टीम है इसमें, मैं खाली अकेला नहीं हूँ। कृष्ण झनकार कथक केंद्र में कम से कम 50 से भी ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो ईश्वर की कृपा से आज कृष्ण झनकार कथक केंद्र की एक अच्छी जगह है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है कि आपको ये आना चाहिए, आप ऐसे होने चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ आपको ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा कुछ संगीत के लिए वैसे भी कोई कंडीशंस नहीं होते हैं। संगीत तो जितना सीखे उतना कम है, एक जन्म भी कम है, और इसमें हमारी संस्था में हमने कोई कंडीशंस नहीं रखे। हाँ, ये ज़रूर है कि कल्चरल रहना बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं अलाउ करते कि आप जीन्स और टी शर्ट पहन के हमारे पास में क्लास में आ जाएं। तहजीब हम कह सकते हैं, बाकी दैट्स इट। बाकी तहजीब के अलावा हमारे यहाँ पे और कुछ कंडीशंस नहीं है। हाँ, तो वो बेसिकली, और जीन्स और टी शर्ट में आप वैसा डांस कर ही नहीं पाओगे जो कंफर्टेबली, सो दैट्स अ फैक्ट। सो वो है। तो मतलब अगर किसी को भी अगर एनरोल होना है तो कृष्ण झनकार कथक केंद्र के जो ऑनलाइन संपर्क केंद्र है उस पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं एंड एडमिशंस के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, चाहे उसको परकसिव में करियर बनाना है या फिर डांस में करियर, म्यूजिक में कुछ भी, डांस में कुछ भी। करेक्ट। एंड मेरा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुजी, कि जनरली एक आर्टिस्ट अगर कोई भी विजुअलाइज करता है, एक आर्टिस्ट फैमिली से भी हो या नॉन आर्टिस्ट फैमिली से हो, भाई आर्टिस्ट बन रहा है मतलब इसकी लाइफ अभी अनस्टेबल होने वाली है, ये सच है, ये सच बात है जी। इसका कोई टाइमिंग नहीं होगा, ये कभी भी जाएगा कभी भी आएगा, ये हमेशा समर्पित रहेगा अपनी कला को। करेक्ट।
क्योंकि उसके लिए कला उसकी पहली सब कुछ होगा, बाद में दुनिया आ गई। तो ऐसे में एक आर्टिस्ट को अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है, और आपके लिए कैसा था, आप कैसे उसको, क्योंकि ये बहुत सारे आर्टिस्ट का प्रॉब्लम भी है और बहुत सारे नॉन आर्टिस्ट को ये सवाल भी पड़ता है कि बैलेंस कैसे करते हैं। फिर मैं ईश्वर ने जब मुझे पैदा किया तो मुझे लगता है कि हर तरीके से भाग्यशाली रखा। जब मैं पैदा हुआ तो मैंने पहले भी कहा कि मेरे ददेहाल ननिहाल दोनों कलाकार फैमिली, दिग्गज लोग, उसके बीच में मैं पैदा हुआ। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, गुरुओं ने सिखाया। उसके बाद में समझ आई, मेरी शादी हो गई। आज मुझे 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी मेरी महक गंगानी है, उससे बाद मानसी गंगानी है, उसके बाद हीर गंगानी है। 3 बेटियां हैं मुझे। और सबसे देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ शादी के बाद वाइफ, जो सबको लेकर चलती है, जो मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे माता पिता को, मुझे, मेरे बच्चों को, तो मेरी वाइफ भी बहुत ही बड़े कलाकारों में से आई है, घरानेदार कलाकारों में से आई है। सभी उसके जो 4 भाई हैं, उसके चारों भाई अपनी जगह पे सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनके यहाँ पे भी संगीत है, तो कहीं ना कहीं मेरी वाइफ ने वो देखा है, तो उसका फ़ायदा मुझे फिर ईश्वर ने दे दिया। और फिर अब ड्रॉबैक मेरा थोड़ा सा ऐसा था कि भाई मैं लड़कियों में रह रहा हूँ, लड़कियों को डांस सिखा रहा हूँ, लड़कों को भी सिखा रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ा, हाँ, शोज़ भी चलते हैं, घूमना फिरना भी होता है। तो पर इसमें सारा क्रेडिट मेरी वाइफ को ही जाता है, क्योंकि वही हमको संभालती है, हम उसको नहीं संभालते। उसने इतने अच्छी तरीके से सबको घड़ कर लिया कि नहीं, हाँ, उसने समझ लिया कि नहीं, ये जो आदमी है ये कला में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, इसके तो 500, 700, 800 शागिर्द भी हैं, लड़कियां भी आएगी, लड़के भी आएंगे, इसका जीवन ऐसे ही चलना है। सो उन्होंने आज तक, मेरी वाइफ ने मुझे कोई प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई प्रकार की मुझे कोई चिंता नहीं दी। और इसका श्रेय आज के सक्सेस में गुरु के साथ साथ, माता के साथ साथ, साइमल्टेनियसली पत्नी जी को भी जाता है, मेरी वाइफ को भी जाता है। तो हर हाथ मिलाए मिलता है, एक हाथ से काम नहीं बनता। मतलब किसी भी आर्टिस्ट को अपनी लाइफ पार्टनर चुनना वो एक ज़रूरी चीज़ है, और उस लाइफ पार्टनर को भी समझना, उस आर्टिस्ट की लाइफ को, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कोशिशें करते हो कि मैं भाई ये पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें ध्यान दूँ, ऐसा कुछ? कोशिश, देखिए, समय का तो हमारी कोई कोशिश कर ही नहीं सकते, बिकॉज समय का हमारा कोई भाव ही नहीं रहता है। हम 12 बजे तक भी काम करते हैं, रात को 3 बजे तक भी करते हैं, सुबह 6 बजे वापस उड़ जाते हैं, 5 बजे भी करते हैं, 9 बजे भी करते हैं। कुछ हमारे काम ऐसे होते हैं जिनका कोई समय नहीं होता। तो वो, अब मेरी शादी को भी काफ़ी साल हो गए, तो मेरे ख्याल से उनको आदत पड़ गई हमारी कि कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि हाँ, नहीं, वो तो होना ही है। तो वो वही बात है कि मैं फिर कहूँगा कि मैं हर तरीके से, चारों तरफ से ईश्वर ने मुझे भाग्यशाली दिया है। मेरे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, नहीं तो गुरु अच्छा हो शिष्य नहीं अच्छे हो, शिष्य अच्छा हो गुरु अच्छे नहीं हो, वैसा भी बहुत होता है। आज मेरे इंस्टीट्यूशन में ईश्वर की कृपा से एक सिंगल ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे अथाह प्यार करते। 24 साल सीखे हुए बच्चे, तुम भी जानते हो, तुम तो रहे हो मेरे साथ, 24 साल सीखे हुए बच्चे भी मेरे पास आज भी आते हैं और मेरे से लिंक्ड अप है, और जो नए सीख रहे हैं वो भी प्रेम करते हैं। तो स्टूडेंट का गुरु का भी रिलेशन अच्छा रहा, गुरु का, मेरे गुरुजी का और मेरा भी रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा, माता पिता का अच्छा रहा, प्लस वाइफ का तो 1000 गुना अच्छा रहा, तभी जाके हम आज आपसे बात कर पा रहे हैं, नहीं तो चिंता में घूमते रहते। मतलब मैंने बहुत कोशिश की उनसे ये बुलवाने की, लेकिन उन्होंने इस पूरे इसमें खुद को 1% भी क्रेडिट नहीं दिया है। ये बहुत आपका बड़प्पन है गुरुजी वो। लेकिन मैंने देखा है आपको बहुत नजदीक से जी। क्या होता है ना, प्यार उन्हीं को मिलता है जो प्यार देना जानते हैं, और गुरुजी की ये खास बात है कि उनको प्यार देना आता है, या फिर प्यार करना उनका सहज भाव है। थैंक यू मेरे ख्याल से तो इसी वजह से आई फील, मतलब वो बोल नहीं रहे खुद से, बट मैं यहाँ पे कोट करूंगा और बताऊंगा, यही वो बेसिक चीज है एक आर्टिस्ट की लाइफ को बैलेंस करती है। जी बिल्कुल, कि वो हर किसी से प्यार करते हैं। बस बस बस,
उससे क्या होता है फिर आप उसको टाइम कम दो या ज्यादा दो, उससे मतलब नहीं That होता, doesn't matter. सामने वाले को पहुंच जा रहा है आपका प्यार, सही बात, और बहुत उससे अच्छी बात। अपने आप चीज बैलेंस हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मुझे याद आ रही है बात कि आपकी माताजी से मेरा कितना अच्छा रिलेशन, उनको मैंने बहन माना, करेक्ट, उनके साथ में मेरा कितना अच्छा रिलेशन, तुम्हारे साथ में कितना, तुम्हारे पिताजी के साथ में बातचीत होती थी, तुम्हारे छोटे भाई, तो मतलब वो इतने सालों की हमारी जो जान पहचान है, हमारा जो लिंक्ड अप है, हमारा जो प्रेम है, वो तुम अगर 10 साल बाद भी मुझे फ़ोन करोगे, हम रोज़ तो बात नहीं करते हैं, कभी कभार ही करते हैं, सालों बाद में गुरुजी कैसे हैं आप, तो वो हमारी बातचीत ऐसे होती है जैसे रोज़ बात करो। तो वो ईश्वर की कृपा है कि मुझे चारों तरफ से प्रेम मिला है, तुम लोगों ने भी प्यार किया है, घर वालों ने भी मुझे प्रेम दिया है, आशीर्वाद दिया है, बुजुर्गों ने, तो वही आशीर्वाद और वही जो ब्लेसिंग्स है सबकी, शागिर्दों की भी इनफैक्ट, जो गुरुजी के आते ही वो लोग जो एंजॉय करते हैं हमारे साथ में, मज़े करते हैं हम लोग सीखते सीखते, तो वही इंजॉयमेंट, वही शिक्षा, वही सब कुछ लेकर ही तो ब्लेसिंग्स बनती, तब जाके तो कृष्ण झनकार कथक केंद्र पैदा हुआ है, नहीं तो होता कहाँ, कब का बंद हो जाता। लॉकडाउन में भी हमने ऐसा काम किया है ईश्वर की कृपा से कि वो हर इंसान सोच नहीं सकता। लॉकडाउन में भी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू चालू थी, एग्जाम्स भी हुए, सब कुछ हुए, एवरीथिंग, मतलब कुछ रुका ही नहीं। ईश्वर की कृपा से दुनिया का काम रुक गया था पर हमारा नहीं रुका, बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट, ये है। सो मतलब मुझे ये सवाल इसलिए जानबूझ के लाना था क्योंकि इसका जवाब मुझे पता है गुरुजी की तरफ से लेकिन मैं ऑडियंस को ये दिखाना चाहता था कि कभी भी सक्सेस ज़्यादा मायने नहीं रखती इन टर्म्स ऑफ अब क्या हो, कैसे हो और क्या किया है। वो मायने रखता है कि आपने कितने लोगों को प्यार बांटा है और कितने लोगों का आपको प्यार सच में मिला है। जी बिल्कुल। तो वो ही एक आर्टिस्ट के लिए सबसे अहम जरूरी चीज होती है। ये मैं सारे आर्टिस्ट को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको कहना चाहूंगा, उसका जीता जागता उदाहरण आज आपके सामने बैठे हुए। धन्यवाद। राइट, तो मेरा अगला सवाल यह है सर गुरुजी कि आपकी लेगेसी अभी जैसे पिताजी से आपके पास आई, आपके पास से अभी आपके शागिर्द, आपकी बेटियां, ये सब डांस कर रहे हैं, वो आगे जो बढ़ा है, आपका उनकी तरफ कोई एक्सपेक्टेशन है कि आप चाहते हो कि ये चीज़ें आगे हो? एक्सपेक्टेशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं पहले तो मैं खुद बन जाऊं फिर दूसरे को बनाऊं। और अगर मैं शिक्षा की जहाँ तक बात आती, जो मैंने सीखा, मैं तो एक साधारण एक वो कहते हैं ना कि वे हूँ, मैं एक खाली उस गति को आगे बढ़ा रहा हूँ, बाकी सब कुछ तो पिताजी का ही है, तो वो हम खाली वे बन गए कि भैया ये ऐसे करना है। अब मेरे स्टूडेंट्स जितने हैं, मेरी इच्छा, देखिए आप उसको डॉक्टर बनाइए, आप उसको इंजीनियर बनाइए या कुछ भी बनाइए, बट मैं उसको मेरी नज़र में एज अ कथक डांसर या एज अ तबला प्लेयर, एज अ सिंगर या जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं वो बनाने की कोशिश रहेगी। और लेगेसी की जहाँ तक बात है, ईश्वर की कृपा से लोगों की 2 या 3 पीढ़ियाँ चलती है, बाबा के आशीर्वाद से हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है, तो अभी तक तो लेगेसी चल रही है। आगे जो ईश्वर करे, आज जो मेरी बेटी है वो मेरी 5वीं पीढ़ी है, 5th जनरेशन इन कथक। सो आप देखिए वो ईश्वर की कृपा है तभी हो सकता है। सो वो लेगेसी जो है वो आगे, जो महक गंगानी है या मानसी है, वो अभी तक तो इसमें, इसका कथक में और संगीत में बहुत रुचि रखती हैं, वो खुद डांस भी करती हैं। अभी डिप्लोमा हो चुकी है कथक में महक गंगानी, तो अभी आगे वो शिक्षा ले रही है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वो अपने पैरों पे। कोई एक्सपेक्टेशंस ऐसा कुछ नहीं? महक गंगानी के लिए मेरी एक्सपेक्टेशंस, मैंने उसको ये कहा है कि भाई मेरे अनुसार तो वो कथक डांसर बने, अब उसको जीवन में क्या बनना है मैं रोकूंगा नहीं उसको, क्योंकि हर एक इंसान की, हर एक व्यक्ति की अपनी एक खुद की इच्छा होती है, तो मैं इच्छा को रोकूंगा नहीं। बट मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटियां, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं कि जिस हिसाब से मेरा चल रहा है, इनफैक्ट मेरे काफ़ी शागिर्द भी जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे मेरे साथ में चलते हैं, कॉपी नहीं कहूँगा मैं, मेरे साथ में जो चलते हैं, वो भी मेरे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ हम गुरुजी जैसा बनने की कोशिश करें, हम गुरुजी जैसा काम करने की कोशिश करें। तो वो जब मेरे बच्चे शागिर्द ही देख रहे हैं, तो फिर वो शागिर्दों को मेरी बेटी देखती है कि अरे, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्शन आ रहा है। तो लेगेसी मेरे ख्याल से आगे भी बाबा के आशीर्वाद से चलेगी। ग्रेट।
एंड इसी के साथ दोस्तों ये सक्सेसफुल सेगमेंट भी उन्होंने खत्म कर दिया है। गुरु 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 ए ब्रो, तूने सुना पिंकी को पता है? हाय दैया, आपने सुना पिंकी को पता है? तो मिस जूली, इस बार आपका क्या एक्सक्यूज है? सर, पिंकी को पता है। क्या क्या पता है? अरे लेकिन पिंकी को क्या पता है? पिंकी को पता है कि माईगिर है मुंबई का बेस्ट A2 मिल्क। माईगिर देता है सबसे फ्रेश, प्योर और टेस्टी A2 मिल्क, फार्म से सीधे आपके घर। इसके रिच न्यूट्रिएंट्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं और आपके इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आप भी अपनाएं मुंबई का बेस्ट A2 मिल्क, जो पिंकी को पता है। पिंकी को पता है। पिंकी को पता है। एंड आखिरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, वाह जी वाह, दैट इज झिंग झिंग झिंगाट, यानी द रैपिड फायर राउंड। वाह जी वाह। राइट, ये अच्छा इसमें गुरुजी आपके लिए बहुत रैपिड फायर की तरह से सवाल आएंगे अच्छा, और रैपिड फायर तरीके से आपको जवाब देने, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। वाह तो दोस्तों रैपिड फायर राउंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। गुरुजी आप रेडी हो? जी बिल्कुल, कोशिश करूंगा। यस, तो रैपिड फायर राउंड यानी झिंग झिंग झिंगाट। पहला सवाल है, डैडी जी यानी गुरु प्रकाश कृष्ण गंगानी जी के बारे में एक लाइन में डिस्क्राइब करें। रिस्पेक्ट। एक वर्ड में ही उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। ग्रेट। फेवरेट कथक डांसर मेल एंड फेवरेट कथक डांसर फीमेल? मेरे गुरुजी फेवरेट, और फीमेल डॉक्टर सितारा देवी जी। ग्रेट। फेवरेट स्टूडेंट? ये बड़ा मुश्किल है यार। हाँ, जानबूझ के मैंने पूछा। कम से कम 2-2,500 लोग। ये बहुत उन्होंने मेरी आंखों में कोई फर्क नहीं है ना, वैसे स्टूडेंट्स में फर्क नहीं है। ये सवाल को बाउंसर की तरह उन्होंने ऐसे डॉच कर दिया। राइट। चूज बिटवीन, अभी मैं जो आगे आपको ऑप्शंस दूंगा उनमें से एक आपको चुनना है। ऑब्वियसली मुश्किल ही होगा। बहुत मुश्किल है। घुंघरू पखावज? घुंघरू ऑब्वियस। ठुमरी तराना? ठुमरी। तत्कार चक्कर? चक्कर। अरुण तुनीर? अब उनको तुनीर बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं सामने बैठा हूं। दोनों बच्चे मेरे अच्छे बच्चे हैं और दोनों, एक राइट है एक लेफ्ट है। ग्रेट। वड़ा पाव पानीपुरी? वड़ा पाव ऑब्वियस। चाय कॉफी? कॉफी ब्लैक। ट्रेन या कार? कार यार प्लीज। मुझे पता था ये कार बोलेंगे क्योंकि उनको ड्राइविंग की बहुत आदत है, बहुत पसंद है उनको ड्राइविंग। परफॉर्मिंग या टीचिंग? मुश्किल है। हाँ, ये बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि हमको स्टेज की आदत है, तो परफॉर्मिंग इट्स लॉट ऑफ, बट आई एम इन टीचिंग ऑल्सो, सो बोथ द थिंग्स आर टुगेदर। अपने बार बार डॉज कर रहे हैं आप। मॉनसून या विंटर? विंटर। ओके ग्रेट। फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है आपका और क्यों? गुरु पूर्णिमा हमारा फेवरेट फेस्टिवल। वाह। क्योंकि उस दिन हम हमारी गुरु की पूजा करते हैं और ईश्वर की कृपा ऐसी है कि मेरे बच्चे मेरे पास जब आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ थोड़ा बहुत अच्छा किया है, तो ये लोग आ रहे हैं, सालों से आ रहे हैं, कई सालों से लोग मेरे पास जो सीखते हैं वो भी आते हैं, जो नहीं सीखते हैं वो भी आते हैं। तो उस दिन ऐसा लगता है कि हाँ, नरेंद्र कृष्णा कुछ अच्छा चल रहा है। ग्रेट। रैंक में आपको लगाना है, मैं जो नीचे 3 चीजें बताऊंगा उनको रैंक इन ऑर्डर। कथक ऑन फिल्म सॉन्ग्स, कथक विद लाइव इंस्ट्रूमेंट्स, कथक ऑन भजन। रैंक में लगाना है। कथक ऑन लाइव 1, ओके, कथक ऑन भजन 2 एंड कथक ऑन द सॉन्ग्स 3। ओ ग्रेट। सो इसी के साथ हमारा झिंग झिंग झिंगाट राउंड भी खत्म होता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो आपने आंसर्स किया, थैंक यू सो मच, अमेजिंग। एंड इस रैपिड फायर राउंड के साथ ही हमारा ये टॉक शो का यहाँ पे समाप्ति हो रही है। बहुत ही ज़्यादा गुरुजी खुशी हुई हमें। मेरे ख्याल से ये जो भी ऑडियंस यहाँ पे अभी देख रही है, ये वीडियो देख रही है, जो भी दर्शक है, उन सभी दर्शकों के नॉलेज में तो
इजाफा हुआ ही है, आई एम प्रिटी मच श्योर, लेकिन उसके साथ साथ एक ज़रूरी होता है एक अच्छी वाइब्स मिलना जी, और उनको अच्छी वाइब्स इस पहले वीडियो के साथ मिली है। और मैं आशा करता हूँ उन लोगों से कि जिन्होंने ये वीडियो देखा है इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आए तो, नहीं पसंद आए तो प्लीज़ मत लाइक कीजिएगा लेकिन पसंद आए तो लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से बहुत सारे दूसरे लोगों तक ये वीडियो जल्दी पहुंचा सकते हैं हम। कमेंट कीजिएगा, आपके कोई व्यू हो, आपके कोई सवाल हो, या आपके कुछ भी क्वेरीज हो, आप कमेंट कर सकते हैं। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये नॉलेज, ये अच्छी वाइब्स बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और बहुत सारे आर्टिस्ट भी इससे इंस्पायर हो पाए, क्योंकि हमारा विजन ही है, विजन टू इंस्पायर। दैट्स वाई अच्छे नोट के साथ हम ये शो क्लोज कर रहे हैं। लेकिन जाने से पहले हम एक चीज़ बहुत ज़रूरी करना चाहेंगे, जैसे कि गुरुजी से हमने सीखा कि प्यार बांटना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम गुरुजी जितने बहुत बड़े तो नहीं है कि हम उतने लेवल का प्यार बांट सके। सो गुरुजी ये थोड़ा सा टोकन ऑफ लव है, ये हमारे माईगिर A2 घी और शुद्धम, वाह, सो जो भी है पवित्र है, क्योंकि पवित्र इंसान को पवित्र चीज़ें मिलना और शुद्ध चीज़ें मिलना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि विजन टू इंस्पायर, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस मुहिम को जो तुनीर जी ने संभाला है और जो शुरू किया है, इस मुहिम को आप इतना आगे ले जाएं, इतना कि दुनिया इससे बहुत कुछ सीखे। और मुझसे जो बन सकता है, मेरे से जो कभी भी आपको कोई तरीके की सहायता जो मैं कर सकूं, उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूं। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तुनीर जी का भी और पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, बस आपके आशीर्वाद हमेशा बने रहे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सो कैसे लगा आपको पहला एपिसोड हमारा? आई होप आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा एंड आई एम श्योर कि इस एपिसोड से काफ़ी सारे कथक डांसर्स भी इंस्पायर हुए और ऐसे स्टूडेंट्स भी इंस्पायर होंगे जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, आर्ट की दुनिया में कुछ कदम उठाना चाहते हैं। तो उनके लिए ये परफेक्ट गाइड है कि कैसे आपको अपनी लाइफ के विजन को बिल्ड करना है, कैसे एक मिशन को साथ लेके आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ हम शो की आज समाप्ति कर रहे हैं एंड दूसरे एपिसोड के साथ हम मिलेंगे। किसी और क्षेत्र के शख्सियत के साथ भी हम ऐसे ही बातचीत करेंगे, बहुत सारी जानकारी उनसे हासिल करेंगे और कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेके लाइफ में अचीव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जल्द ही मिलेंगे विजन टू इंस्पायर के अगले एपिसोड में। वंदे मातरम।